Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद फिर भारत के गवर्नर जनरल और अंतिम में फिर बात करेंगे वायसराय के बारे में। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है दोस्तों, उसका पद जो आता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आती है, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस प्रकार के पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। फिर 1833 में एक एक्ट आता है जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और 1857 की क्रांति के पश्चात एक सुधार अधिनियम आता है 1858 में। इसके पश्चात जो है भारत के गवर्नर जनरल को एक वायसराय के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है एक एक करके बात करेंगे क्रमागत व्यवस्था में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होंगे, और उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण घटना है हम उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पर आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं वो सारे कंटेंट आप सभी के बीच लेकर के आता हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती है और आपके एग्जाम में सफलता हासिल करने में आपकी सहयोग करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स से। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल के गवर्नर बने थे, लेकिन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास की जाती है जिसके पश्चात इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस प्रकार से आपके अगर एग्जाम में आए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी के बीच होती है। इसी समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद फिर इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया और 1781 का एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके पश्चात बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके परिषद और कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे उसके मध्य के क्षेत्राधिकार में विभाजित किया गया कि ये क्षेत्राधिकार इनका होगा और ये इनका होगा। इसी समय 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि बनारस का जो महाराजा था चैत्य सिंह, उनके बीच और वारेन हेस्टिंग के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण जब ये इंग्लैंड वापस लौट के कर गए थे तो इनके ऊपर वहां पे महाभियोग लगाया गया था। तो हो सकता है अगर एग्जाम में पूछे दोस्तों तो ये बात को जरूर याद रखना, ठीक है। और इसने विलियम जोन्स के साथ मिल करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1774 में। इसके कार्यकाल में कि जो सुधार कार्य किए गए वो पहला था दोस्तों यहाँ पे जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना करना, कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालतों की स्थापना करना, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्थापित किया गया था, द्वैत शासन व्यवस्था, उसको समाप्ति किया गया वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अगला बात कि वर्ष 1776 में संस्कृत की संहिता को एक अ कोड ऑफ जेएनटू लॉज नामक शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया और बंगाल को जिला में विभाजित किया गया था इसी समय, और कलेक्टर व अन्य राजस्व अधिकारियों को नियुक्ति भी किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। लेकिन दमनकारी कार्रवाइयां इनके कार्यकाल में कौन कौन सी हुई, तो 1780 से 84 के बीच द्वितीय मैसूर युद्ध, 1774 का रोहिला युद्ध, और 1782 का सालबाई की संधि, और 1775 से 82 के बीच जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था वो। इसी मराठा युद्ध की समाप्ति होती है 1782 की सालबाई की संधि के साथ। तो ये कुछ आपके सुधारात्मक कार्य थे आपका वारेन हेस्टिंग्स के, और ये कुछ आपके दमनकारी कार्रवाइयां थी। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ये आते हैं 1786 में और इनका शासनकाल अंतिम खत्म होता है 1793 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो देखो यार, प्रशासनिक मशीनरियों के यूरोपीयकरण और सिविल सेवाओं की शुरुआत के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवकों के जनक के रूप में जाना जाता है। अब एग्जाम में आपका हो सकता है कि सिविल सेवक के जनक किसे कहा जाता है, तो ये बात को याद रखना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके समय में जो दमनकारी कार्रवाइयां की गई थी वो थी आपका तृतीय मैसूर युद्ध, जो कि 1792 तक चला था। और ये आपका सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है, इसकी संधि के साथ समाप्ति होती है 1792 में। ये सुधारात्मक कार्य क्या किया गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, तो जिला न्यायाधीश का पद सृजित किया गया है, राजस्व प्रशासन और सिविल क्षेत्राधिकारों को पृथक कर दिया गया। यह पहला अंग्रेज प्रशासक था जिसने कॉर्नवालिस कोड को स्थापित किया गया था 1793 में, मतलब कि कानूनों की संहिताबद्ध किया था इन्होंने। और वर्ष 1793 में
बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत करने वाला कोई शासक था तो खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ये बात को याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सर जॉन शोर के बारे में। इसने वर्ष 1793 में पहला चार्टर अधिनियम पास किया था, ठीक है। और इसी के शासनकाल में 1795 ईस्वी में निजाम और मराठा के बीच खरदा का युद्ध हुआ था। तो याद रखना, खरदा का युद्ध जो होता है वो 1795 में हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच होती है, और ये सर जॉन शोर जो होते हैं उसी समय ये युद्ध होती है। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली आपका जो शासनकाल रहता है वो आपका 1798 से 1805 के बीच रहता है। इनका जो नाम था यार वो था आपका रिचर्ड कोली वेलेजली, प्रथम मार्क्स वेलेजली। तो ऐसे इस प्रकार से इसका दो दो नाम है यहाँ पे। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। इसी का है एक सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, इन्होंने ही स्थापित किया था। और इसी के कार्यकाल के दौरान 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गठन किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा जो दमनकारी कार्रवाइयां किया गया था वो था आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में लड़ा गया था। और वर्ष 1798 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। मराठाओं के साथ बसीन की संधि जो होती है 1802 का, वो और द्वितीय मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 तक चलता है, इसमें सिंधिया, भोंसले और होलकर की हार होती है। ये भी आपकी जो है लॉर्ड विलेजली के कार्यकाल में ही होती है। इन सब के अतिरिक्त तंजौर को ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में मिलाना 1799 में, सूरत को 1800 ईस्वी में और कर्नाटक को 1801 ईस्वी में प्रशासन को अधीन अपने मतलब अपने अधीन में ले लेना, इनका एक मुख्य दमनकारी कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सर जॉर्ज बार्लो के बारे में, जिनका शासनकाल 1805 से 1807 तक रहती है। इसके कार्यकाल में कुछ ज्यादा घटनाक्रम नहीं हुआ, बस एक ही मेन इंपॉर्टेंट था, आपका था वेल्लोर विद्रोह, जो कि 1806 ईस्वी में घटित होती है। इसके बाद फिर आता है लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से लेकर के 1813 तक रहता है। इसमें ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ये बात को याद रखना। इसी के समय में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 में, और वर्ष 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल होता है वो 1813 से शुरू होती है और खत्म होती है 1823 ईस्वी में। इसने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति को अपनाया हुआ था। पिंडारियों के साथ संघर्ष किया था, जो कि 1817-18 में इस संघर्ष हुआ था। और भारत में पिंडारी समुदाय का पूर्ण रूप से कर कहे तो इसी के शासनकाल में दमन की जाती है। 1818 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो, जो कि 1820 में, इन्हीं के माध्यम से रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ की जाती है। तो ये याद रखना कि थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया जाता है, वो किया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के ही कार्यकाल में, ठीक है। और उत्तरी भारत में इसी समय महालवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत होती है 1822 ईस्वी में। इसके दमनकारी कार्रवाइयां कौन कौन सी थी? तो पहला आपका माना जाता है तृतीय मराठा युद्ध, जो कि 1817 से लेकर के 19 तक लड़ी जाती है। इसमें मराठा परिसंघ का विघटन हो जाता है, मतलब वो पतन हो जाता है, टूट जाता है वो। इसी के समय आपका आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में, और इसी के बीच जो है 1816 ईस्वी में सुगौली के संधि के साथ नेपाल का संबंध को खराब कर लिया जाता है, ठीक है। राजपूतों के साथ कई सारी संधियां की जाती है इन्हीं के कार्यकाल में, और सिंधिया के साथ संधि की जाती है 1817 में, ठीक है। अगला आता है लॉर्ड एमरहस्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट की जो शासनकाल होती है वो 1823 से लेकर के 1828 के बीच होती है। इसके कार्यकाल में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था 1824 में। प्रथम बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से 26 तक चला था, और यांडबू की संधि 1826 में होती है, वो इसी के कार्यकाल में होती है। साथ ही मलय प्रायद्वीप के क्षेत्रों पर अधिकार करना, अब भरतपुर पर नियंत्रण करना, ये कार्यकाल आपका जो होता है वो लॉर्ड एमरहर्स्ट का होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। एक्चुअली क्या होती है, ये एक्चुअली बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में 1833 में एक अधिनियम पास होती है, 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके माध्यम से ये बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को कन्वर्ट कर दिया जाता है भारत के गवर्नर जनरल के पद से, ठीक है। तो ये भारत के सबसे उदार व प्रबुद्ध गवर्नर जनरल माने जाते हैं। 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में और 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक।
या फिर कहा जाए कि भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है या फिर गवर्नर जनरल कौन था, तो आप याद रखना बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम आया इसी के शासनकाल में, और इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी के किसी भी भारतीय प्रजा को उसके धर्म, जन्म, मूल वंश और रंग के आधार पर पद धारण करने में वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें भारत में अगर कहे तो इसे भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है। इसके समय सुधार कार्य कौन कौन से किए गए, तो 1835 का संकल्प पारित किया गया था। इसमें शैक्षणिक सुधार व आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत किया गया था। ठीक है। सती और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन किया गया था 1829 ईस्वी में। कॉर्नवालिस के द्वारा जो स्थापित किया गया था प्रांतीय अपीलीय अदालत और सर्किट न्यायालय, उनका समाप्ति कर दिया गया और राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति की गई। लेकिन दमनकारी नीतियां भी इनकी थी कुछ, जैसे कि मैसूर में 1831 में दमन करके उनको अपने ब्रिटिश अधिकारी वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया। कुर्ग को किया था 1834 में, और मध्य कछार को 1834 ईस्वी में ही किया था इसको भी। 1831 में रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की गई थी। तो यह बात को याद रखना कि राजा रंजीत सिंह के साथ 1831 में कौन सी संधि की गई थी, तो होती शाश्वत मित्रता की संधि। अगला बात करते हैं लॉर्ड मैपकॉफ के बारे में। ये लॉर्ड मैपकॉफ की जो शासनकाल होती है वो 1835 से शुरू होती है, 1836 में ये खत्म हुआ था। बहुत कम शासनकाल इनका होता है। इसके समय में जो प्रमुख कार्य हुए थे वो थे भारत में प्रेस से प्रतिबंध हटाने वाला नया नया प्रेस कानून पारित किया गया था इसी के शासनकाल में। ठीक है, प्रेस प्रतिबंध को हटाने के लिए। और 1823 के लाइसेंसिंग विनियमन को निरस्त कर दिया गया, और भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। तो प्रश्न आ सकती है कि प्रेस के मुक्तिदाता किस अधिकारी को कहा गया है, तो वो थे लॉर्ड मैडकॉफ। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना इसी के शासनकाल में की जाती है। अब बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, जिसका शासनकाल 1836 में शुरू होती है और 1843 में खत्म होती है। ठीक है। इसके समय में जो सुधारात्मक कार्य किए गए थे वो था आपका 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर देना। और दमनकारियों की नीतियां क्या थी, तो अफगान युद्ध का अंत हुआ था इसी समय, सिंध का विलय किया गया था 1843 में, और ग्वालियर के साथ युद्ध किया गया था 1843 में। ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड एल्बन बरो के बारे में। यदि हम बात करें लॉर्ड एलन बरो के बारे में, तो इसका शासनकाल होता है 1842 में शुरू और 1844 में खत्म होता है। ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया किसी के कार्यकाल के दौरान रंजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में। राजा रंजीत सिंह जो होते हैं उनका मृत्यु इसी के कार्यकाल में होती है। 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ अंग्रेज, शाहजुआ और रंजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि हुआ था लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ही। ठीक है। किसके किसे मत, तो अंग्रेज था, शाहजुआ था और तीसरा था आपका रंजीत सिंह। प्रथम अफगान युद्ध जो कि 1838 से 42 तक, या कई बार कहा था शॉर्ट में आपका 1839, ठीक है, जो कि इस समय लड़ा गया था, यह भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा क्या था, आघात देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब कि बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है इसका। वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किया गया था लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। बाद में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, और अब इसे हम लोग एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में शुरुआत हुआ था, इसका नाम चेंज कर दिया गया बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर भी इसको कर दिया गया बाद में और चेंज करके इम्प्रूव करके भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। इसके बाद शासनकाल आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो शासन रहता है आपका दोस्तों, वो रहता है आपका 1844 से लेकर के 48 के बीच। इस समय जो कार्य की आती है वो है कन्या भ्रूण हत्या और मानवीय बलि प्रथा का उन्मूलन करना, और 1847 में रुगड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करना। दमनकारी नीतियां भी थी इनकी, जैसे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक चला था, और लाहौर की संधि भी आपका होती है 1846 में इसी के शासनकाल में। और रोजगार में अंग्रेजी शिक्षित को प्राथमिकता दिया जाता है आपका लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल में। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करते हैं। यदि हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो इसका शासनकाल शुरू होती है 1848 में और खत्म होती है 1856 में। इसी के समय घोषणा आया था लॉर्ड डलहौजी का आपका वैपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। इनका मूल नाम क्या था आपका, तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे नाम था। 1853 का रेलवे स्मरण जो मुंबई से थाने तक चला था आपका रेलवे स्टेशन वाला जो रेल थी वो, इसका प्रथम जो कहानी शुरू होती है आपको लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में होती है।
साथ ही टेलीग्राफ की शुरुआत आपका जो है लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में होती है। साथ ही डाक सुधार, जिसे डाक अधिनियम 1854 के द्वारा स्थापित किया गया था, गंगा नहर को खोलने की उद्घोषणा और प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये प्रमुख कार्य लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में होती है। और भी सुधारात्मक कार्य क्या हुए तो 1854 का वुड शिक्षा घोषणा पत्र आया था, जिसे हम लोग वुड का डिस्पैच नीति बोलते हैं। और आंग्ल वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेजों की स्थापना किया गया। साथ ही आपका जो है यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों कि चार्ल्स वुड नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे उसी समय। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था 1856 ईस्वी में। और मध्य प्रांत, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और मानवीय बलि प्रथा पर पूर्ण रूप से कहे तो प्रतिबंध लगा दी जाती है। ठीक है। ये कौन से कार्यकाल में होती है तो ये होती है लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में। दमनकारी नीतियां कौन कौन सी थी तो आपका दूसरा था आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 48 से 49 तक चलता है, जिसके पश्चात 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में कर दी जाती है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होती है इसी समय 1852 में। ठीक है। और लोअर बर्मा पेगुआ का विलय 1852 में कर दी जाती है। 1855 का जो संथाल विद्रोह है वो भी इसी के कार्यकाल में होती है शुरू। तो ये कहानी तो अब तक हम लोग देखे भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले अंतिम प्रमुख शासकों के बारे में, जो कि भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है। तो इसके कार्यकाल में देखें दोस्तों तो सबसे पहला आपका आता है लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के पहले वायसराय माने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1856 से शुरू होती है। विशेष कहे तो आपका 1857 की क्रांति के बाद 1858 से ये वायसराय के पद पे शामिल होते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो इसका कार्यकाल में देखें तो 1857 की विद्रोह होती है। और भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत में सुशासन में अधिनियम के रूप में पारित किया था इसी शासनकाल में। और 1859 ईस्वी में यूरोपीय सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह भी की जाती है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसकी भी जो लाई जाती है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लाई जाती है। और बजट प्रणाली और विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही किया जाता है। तो सुधारात्मक कार्य कौन कौन की जाती है यहाँ पे 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है। 1857 के कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना, इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय प्रत्युत्तर सर्वेक्षण की स्थापना। तो ये बात को याद रखना, ये सारे प्रमुख घटनाएं कहाँ से जुड़ी हुई है तो ये घटी हुई है आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। दमनकारी नीतियां कौन कौन सी थी तो 1857 के विद्रोह का साम्राज्य की पूर्ण शक्ति द्वारा दमन कर दिया जाना और ब्रिटिश अत्याचारों के कारण नील विद्रोह होती है, जो कि 1859 ईस्वी में। ये आपकी महत्वपूर्ण दमनकारी यहाँ पे नीतियां मानी जाती हैं इसकी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिनका शासनकाल होता है 1862 से 63 के बीच। इसके समय जो प्रमुख कार्य होती है वो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना और वहाबी आंदोलन को कुचल देना, मतलब कि खत्म कर देना। ये प्रमुख कार्य होते हैं आपका एल्गिन प्रथम के समय में। फिर आता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिसका शासनकाल होता है 1864 में शुरू और खत्म होता है आपका 1869 ईस्वी में। ठीक है। केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस यानी कि नव विधान की स्थापना करते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में दोस्तों। इसके समय जो कार्य किए जाते हैं महत्वपूर्ण हुआ है आपका 1863 में भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला का स्थापना करना। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को जो बनाया गया वो आपका 1863 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में बनाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही। दमनकारी नीतियों में आता है सबसे प्रमुख आपका भूटान युद्ध, जो कि 1865 में लड़ी जाती है। ठीक है। अंग्रेजों ने भूटान को पराजित कर दिया था और असम व बंगाल दोबारा अपने क्षेत्रों में उन्होंने ले लिया था। फिर आता है आपका लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल होता है 1869 से लेकर के 1872 के बीच। इसके समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तो भारतीय राजकुमारी के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में रॉबर्ट कॉलेज और अजमेर में कहे तो मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण व कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की जाती है और राज्य रेलवे की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में की जाती है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो अगला आता है आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनका शासनकाल होता है आपका 1872 से लेकर के 76 के बीच। ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में ही करते हैं। ठीक है।
1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में जो आगमन होता है वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूस के शासनकाल में ही होता है। तो महत्वपूर्ण कार्य तो यही हो गया कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक की स्थापना 1873 और आपका जो है 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा भारत का आगमन हुए होना। और इसी के कार्यकाल में बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था और पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसने अफगानिस्तान मुद्दे के कारण इस्तीफा दे दिया था बाद में, जिसके पश्चात फिर लॉर्ड लिटन का शासनकाल आता है। ये शुरू होता है आपका 1876 से लेकर के 80 के बीच। शाही उपाधि अधिनियम लाती है 1876 में और इसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई थी। अब एग्जाम में हो सकता है अगर कहा जाए कि महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, तो वो था शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। रिचर्ड स्कैची स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना होती है 1878 में और इसके ही कार्यकाल में वर्ष 1877 में पहली दिल्ली दरबार का आयोजन की जाती है। ठीक है, तो पहला दिल्ली दरबार आयोजन की जाती है कब? 1877 ईस्वी में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1876 में पारित किया जाता है और वर्ष 1876 से 78 के बीच में अकाल पड़ जाता है इसी के शासनकाल में लॉर्ड लिटन के समय। इनके समय जो दमनकारी नीतियां अपनाई गई थी वो था आपका आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर देना, वर्नाकुलर प्रेस का स्थापना करना या फिर एक्ट लाना जो कि 1878 में लाई जाती है ये आपकी, और आर्म्स एक्ट भी लाती है 1878 में, और द्वितीय अफगान युद्ध होती है आपकी 1878 से 80 के बीच। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल होता है 1880 में शुरू और समाप्ति होता है 1884 ईस्वी में। इसी के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद आता है 1833 वाला। ठीक है, और मैसूर में शाही घराने के उत्तराधिकारी को मान्यता मिलती है और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। अब एग्जाम में हो सकता है पूछ दे आपके कि स्थानीय स्वशासन के जनक किस ब्रिटिश अधिकारियों को माना जाता है, तो वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनके समय जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे सुधार कार्य वो था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1882 में आया था, उसको खत्म कर दिया जाना। ठीक है, और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम लाया गया 1861 ईस्वी में 1881 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प लाया गया 1882 में। पहली पूर्ण जनगणना का आयोजन किया गया और हंटर आयोग के द्वारा 1882 में इसके समय में ही सुधार कार्य किए गए थे। अब आते हैं आपका लॉर्ड डफरिन। इसके समय में तृतीय या फिर तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885-86 के बीच और 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू की जाती है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड लैंसडॉन के बारे में। तो इसकी शासनकाल शुरू होती है 1888 ईस्वी में और समाप्त होता है 1894 ईस्वी में। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा यानी कि डूरंड रेखा को परिभाषित करने के लिए डूरंड आयोग की स्थापना करते हैं 1893 में। तो डूरंड आयोग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसके बारे में जुड़ा हुआ है। मैकमोहन जो है आपका वो भारत और चीन के बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक आपका है रेडक्लिफ, वो आपका भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उन सीमाओं से जुड़े हुए नाम है। ठीक है, वर्तमान की जो डूरंड रेखा दोस्तों इसके बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे? यहाँ बताया गया है कि डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। रेखा का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भारत को छूता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके समय कौन कौन से और कार्य किए गए महत्वपूर्ण। तो कारखाना अधिनियम जो कि 1891 में आता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का, जिसमें वर्ष 1891 के अधिनियम 10 के रूप में जाना जाता है और इसी के तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या किया जाता है, तो सिविल सेवाओं को शाही प्रांतीय व अधीनस्थ में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय परिषद अधिनियम शुरू की जाती है 1892 ईस्वी में। फिर आता है आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसका शासनकाल शुरू होती है 1894 में और खत्म होता है 1899 ईस्वी में। 1896 से लेकर के 97 के बीच भारतीय अकाल समिति की गठन की जाती है और अकाल के बाद यहाँ पे लायल आयोग आती है। ठीक है, मतलब ये समिति को ही लायल आयोग कहा गया है और ये अकाल पड़ता है 1896-97, बहुत बड़ा भीषण अकाल होता है ये। इसी के समय में संथाल विद्रोह व बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ और बंबई में प्लेग का प्रसार और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है 1897 ईस्वी में,
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के ही कार्यकाल में। इसके बाद फिर आता है आपका लॉर्ड कर्जन। इनका शासनकाल जो होता है आपका वो होता है 1899 से 1905 के बीच में। ठीक है। वर्ष 1899 से लेकर के 1900 के बीच भारतीय अकाल समिति का गठन इसी के बीच बीच होती है और मैकडोनाल्ड के अधीन एक अकाल आयोग की स्थापना किया था इसके समय। तो जो लॉर्ड एल्गिन के समय किया था अकाल आयोग वो था आपका लायल आयोग, और जो आपका लॉर्ड कर्जन के समय किया था वो था आपका मैकडोनल्ड आयोग। ठीक है, जिसे अकाल आयोग भी कहा जाता है। वर्ष 1901 में सीमावर्ती जनजातियों के विद्रोह को रोकने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों पर एक निर्माण की जाती है प्रमुख बाउंड्री का, और करजन किचनर विवाद शुरू होता है इसी के समय, और 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन भी की जाती है इसी के समय में। ठीक है। और बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही की जाती है। हम सब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, जिसका फिर 1911 में फिर विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है। इसके समय जो कार्य किए गए महत्वपूर्ण वो था आपका कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट का पारित करना 1899 में, पुलिस प्रशासन की सीमाओं के लिए समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता के में पुलिस आयोग की स्थापना करना 1902 में, और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति करना 1902 में। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय वर्ष 1904 को पारित किया जाना, और वर्ष 1903 में पूसा कृषि संस्थान की स्थापना। जो पूसा कृषि संस्थान है उसकी स्थापना जो है वो आपका 1902 में इसी के शासनकाल में होती है। साथ ही साथ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 में यही समय पारित होती है। ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखी हुई है कि 1903 में पूसा कृषि संस्थान की स्थापना किया गया, वाणिज्य उद्योग विभाग की स्थापना की गई, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को पारित किया गया। दमनकारी नीति में क्या था, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दिया गया, और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 इसके तहत पारित किया जाता है इसी के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन किया था 1905 में इसी के समय में, और 1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा जाता है इसी के शासनकाल में। ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में, और लॉर्ड मिंटो बेसिकली कौन, तो द्वितीय के बारे में। इनका शासनकाल जो है 1905 से 10 तक रहता है, और विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का लोकप्रियता इसी के शासनकाल में देखने को हमें मिलती है। ठीक है। फिर आता है सूरत में वर्ष 1907 के वार्षिक अधिवेशन, जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है। जिसका फिर मिलन होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही, मतलब कहे तो बेसिकली इसी के शासनकाल में की जाती है। ठीक है। और जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में टिस्को की स्थापना की जाती है, कंपनी है टिस्को, उसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में की जाती है। वर्ष 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पार्लियामेंट सुधार की जाती है 1909 में, और ये आगे बताया गया कि इसके तहत निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की जाती है दोस्तों। उग्रवादियों के उदय के रोकने के लिए राजद्रोह सभा या निषेध अधिनियम 1902 पारित की जाती है यहाँ पे। ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 1910 की भारतीय प्रेस अधिनियम पारित की जाती है आपकी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। फिर आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि बॉम्बे और मद्रास की तरह जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। और आगे बात करें दोस्तों तो कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित की जाती है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो कलकत्ता से दिल्ली का राजधानी का स्थानांतरित करना कब, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का महत्वपूर्ण घटना है, ये इससे जुड़ा हुआ। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है 1905 में इसी के समय, और दिल्ली दरबार तृतीय के रूप में किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक दरबार में किया जाता है 1911 में। ठीक है। वर्ष 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्माण की जाती है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। 1915 में गदर विद्रोह होती है, और 1915 में गांधी का भारत में आगमन होता है, विशेष महात्मा गांधी का बात हो रहा है यहाँ पे। और चांदनी चौक के पास हार्डिंग पर बम फेंकाता है लेकिन वो निकल बचते हैं बच करके। ठीक है। आगे आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका शासनकाल 1916 से शुरू होती है 1921 तक चलती है। तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में होती है। सबसे पहले अप्रैल 1916 में होम रूल का आंदोलन जो शुरू होता है आपका वो तिलक के द्वारा होती है, और सितंबर 1916 में और दिसंबर 1916 में जो शुरू होती है वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू होती है।
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में इसी के शासनकाल में होता है दोस्तों। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बीच क्या होती हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, और नरम दल और गरम दल जो हमारे हैं वो दोनों एक ही में सम्मिलित हो जाता है आपका, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद साबरमती आश्रम का स्थापना की जाती है 1916 में, और चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 इसका ही प्रमुख घटनाक्रम होता है इसके शासनकाल में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया जाता है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन भी शुरू की जाती है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही, और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु होता है 1 अगस्त 1920 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम होती है जब तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। ठीक है। इस समय के प्रमुख कार्य क्या थे सुधारात्मक वाले, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है इसी के समय। तो मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा जो कि 1917 में आता है, भारत शासन अधिनियम के रूप में फिर बाद में पारित हो जाता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है इसी के समय में 1916 में, और सैडलर आयोग की स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है, 1917 में। बिहार के राज्यपाल के रूप में एसपी सिन्हा का नियुक्ति की जाती है, और ये राज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय थे ये। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, ठीक है, 1921 में। दमनकारी नीतियों के देखें तो रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट 1919 का, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का, ये कुछ महत्वपूर्ण और कुछ दमनकारी नीतियां थी इनकी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड रीडिंग, जिनका शासनकाल शुरू होता है 1921 में और खत्म होता है 1926 ईस्वी में। ठीक है। इसके शासनकाल में क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपका चौरा चौरी कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 में शुरू होती है, और बाद में असहयोग आंदोलन को इसके ही माध्यम से फिर वापस ले लिया जाता है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में बेसिकली होती है चौरा चौरी कांड, जहाँ पे थाना में पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है। केरल के मोपला विद्रोह 1921 में शुरू होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, और सी आर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी के गठन की जाती है यहाँ पे, ठीक है, 1922 में। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, आरवी और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे होते हैं इसी के शासनकाल में। काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 में होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, वो इसी के शासनकाल में होती है, लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक है। वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना होती है। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु होता है इसी के समय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सुधारात्मक कार्यों में क्या है, तो 1910 में प्रेस अधिनियम और 1919 के रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया गया। ठीक है। कपास उत्पाद शुल्क का उन्मूलन किया गया। ली आयोग की नियुक्ति की गई। दिल्ली व लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा आयोजित करने की इंडियन सिविल सर्विस की मांग को पूरा किया गया। ठीक है। इसके बाद फिर आता है लॉर्ड इरविन, जो इनका शासनकाल 1926 से लेकर के 1931 के बीच में होती है। तो इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना होगी, तो हर कोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति किया गया था 1927 में। सैमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है, जो कि भारत में आती है 1928 में, और भारतीयों के द्वारा इसका जो बहिष्कार किया जाता है। ठीक है। इसी के समय में कहा था कि सातों श्वेत होते हैं। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होता है इसी के समय में यार, और लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स, उनका हत्या कर दी जाती है इसी के शासनकाल में। ठीक है। आगे दिल्ली में असेंबली हॉल में बम विस्फोट की जाती है आपका, ठीक है, सुखदेव, भगत और राजगुरु के द्वारा। और इनका फिर जो है फिर बाद में बताया जाता है यहाँ पे कि लाहौर षड्यंत्र कांड और लंबी भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु आती है 1929 में। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा की जाती है आपको 1929 में, और लाहौर अधिवेशन 1929 में आता है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की जाती है, जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू होती है। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग भी लेते हैं जाकर के। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है 1931 ईस्वी में। ठीक है। आगे आते हैं लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। ठीक है। और सविनय आज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ कर दिया गया था जब गांधी जी द्वारा वहां पे से वापस लौटते हैं आपका ब्रिटेन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो फिर वो सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। पूना समझौता इसी के समय होता है 1932 में, जब यरौदा जेल में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन की जाती है। तो ये आपका जो है पंडित जवाहरलाल सॉरी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपका महात्मा गांधी के बीच ये पूना समझौता होता है आपका। ठीक है।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाती है 1932 में और 1935 का फिर अंतिम में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है यहाँ पे 1936 ईस्वी में। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की स्थापना की जाती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है। तो वो 1935 का ही अधिनियम था, लेकिन 1934 में पास हुआ था, इसलिए कहा था आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। बर्मा भारत से अलग हो गया था 1935 में, ये याद रखना। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 में। ठीक है। आगे है लॉर्ड लिनलिथियो। लॉर्ड लिनलिथियो के बारे में बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में शुरू होती है, इसके बाद कांग्रेस की सरकारों का इस्तीफा दिए जाना। कांग्रेस ने अपने जहां जहां पे जिन प्रांतों में शासन कर रहे थे वहां पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। कांग्रेस के 51वां अधिवेशन जो कि 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है। और 1939 में फिर बोस का इस्तीफा दिया जाता है और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है इसी समय। ठीक है। और मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में, और मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का मांग भी की जाती है। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं 1940 में। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं लॉर्ड बेवेल के बारे में। तो 1944 से 47 तक लॉर्ड बेवेल का शासनकाल होता है। गांधी व जिन्ना की वार्ता होती है, वो भी विफल हो जाता है, और सीआर फॉर्मूला भी विफल हो जाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में, और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1948 को आयोजित की जाती है, और बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में इसमें शुरू किया जाती है दोस्तों। ठीक है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पास होता है आपका लॉर्ड बेबेल के कार्यकाल में ही 1946 में। कैबिनेट मिशन को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी, दोनों के द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है। शुरुआती दौर में मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको अस्वीकृत कर देते हैं, लेकिन बाद में इसे अपना लेते हैं। ठीक है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह इसी के समय में शुरू हुए थे। महत्वपूर्ण घटना कौन कौन से लॉर्ड बेवेल के समय में? तो संविधान सभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया सितंबर 1946 ईस्वी में, और 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी गई। सबसे अंतिम अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक शासन करते हैं। ये भारत के अंतिम वायसराय होते हैं। ठीक है। 3 जून योजना और माउंटबेटन योजना इसी के शासनकाल में आता है आपका। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश की जाती है, और पारित करने के पश्चात भारत को पूर्ण रूप से कहे तो दोस्तों आजाद कर दी जाती है, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने रहे, जो कि 1947 से 50 तक के रहे थे। इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर लिए दोस्तों, आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, वीडियो पसंद आई तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। हिस्ट्री की जीत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपकी इसकी नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।